हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकित और 11th क्लास का चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम कंटिन्यू करके रखे हुए हैं। और आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, डुअल नेचर ऑफ मैटर। और इसका पहले तो हम मीन समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए, जितने भी मैटर हैं उनके दो तरह के नेचर होते हैं। अब वो कौन कौन से दो नेचर होते हैं? एक नेचर होता है वेव का नेचर और एक नेचर होता है पार्टिकल का नेचर। एक नेचर कौन सा है? वेव, और दूसरा नेचर कौन सा है? पार्टिकल। वेव नेचर मतलब कि कोई जो सब्सटेंस है वो ऐसे चलेगा, और पार्टिकल का मतलब आप समझते ही हैं क्या होता है। वेव कैसे ट्रेवल करती है? क्रस्ट और टफ की तरह चलती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जिसके एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। तो मैटर जितने भी होते हैं अगर वो मूव कर रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि उस मैटर के दो नेचर होंगे। एक वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा होगा, दूसरा वो वेव की तरह बिहेव कर रहा होगा। अब ये बड़ी हैरानी हो रही है, मतलब अगर मैं इस मार्कर को सामने की तरफ थ्रो करता हूं तो ये ऐसे जाएगा, वेव की तरह से जाएगा। ये मैं नहीं, ये डुअल नेचर ऑफ मैटर की थ्योरी कह रही है, जो किसने दी थी? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है। ब्रोगली वर्ड भी यूज कर लेते हैं हम, ब्रॉग भी यूज कर लेते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि मैटर हैज डुअल नेचर, इट बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल, पार्टिकल तो वो है ही, एज वेल एज वेव। अब वो समझते हैं भाई कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैं अगर इस मार्कर को थ्रो करूंगा तो ये वेव की तरह से कैसे जाएगा। क्या आपने देखा क्रिकेट की बॉल है वो बैट से लगी और वो ऐसे करके जा रही है? आप तो कहेंगे हमने नहीं देखा, लेकिन ये थ्योरी कह रही है नहीं, उसके अंदर वेव नेचर है और ये इसकी बात सही भी है, बिल्कुल ठीक है। अब आपको क्यों नहीं दिख रही है वो, उस पर हम डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं कि मैटर वेव क्या होती है। इसमें सबसे पहली डेफिनेशन आती है मैटर वेव्स क्या है। ऐसी वेव्स जो किससे एसोसिएटेड हो, सिंपल सी बात है स्टूडेंट, जो किससे एसोसिएटेड हो, मैटर से एसोसिएटेड हो, उनको हम क्या बोलेंगे? मैटर वेव। यानी कि मार्कर अगर ये जा रहा है वेव की तरह से तो मैं उस वेव को क्या कहूंगा? मैटर वेव कहूंगा। ठीक है, तो जब आप कोई मैटर वेव की तरह से चल रहा है तो सिंपल सी बात है उसकी अपनी कोई ना कोई वेवलेंथ भी होगी, उसकी अपनी कोई ना कोई क्या होगी? वेवलेंथ भी होगी। तो अगला क्वेश्चन यही है कि चलो मान भी लिया मैंने थोड़ी देर के लिए कि मार्कर, क्रिकेट की बॉल, टेनिस बॉल, आप या कार जो चल रही है वो वेव की तरह से चल रही है, तो उसकी वेवलेंथ कितनी है? मुझे ये वेवलेंथ निकालनी है। तो डी ब्रोगली ने, जो एक साइंटिस्ट थे जिनका पहला अल्फाबेट स्मॉल बनता है डी, ब्रॉग, डी ब्रॉग ने क्या बताया, डी ब्रोगली ने क्या बताया? उन्होंने एक अपनी थ्योरी दी, उस थ्योरी के बेस पे उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया और उस फॉर्मूले के बेस पे हम किसी मैटर वेव की वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो एक बात आपको ये सोचनी चाहिए, जो सनलाइट आ रही है, सनलाइट की जो वेवलेंथ है उसकी फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, उसकी वेवलेंथ कैसे निकालते हैं? तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया? स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। यहां से आप निकाल सकते हो। तो ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला है। लेकिन जो मैं मार्कर फेंक रहा हूं, इस मार्कर में तो वजन है, इस मार्कर में तो मास है, तो इस फॉर्मूले में कहीं ना कहीं मास भी आना चाहिए। धूप जो है उसमें मास नहीं है। आप साइकिल चला रहे हैं या पैदल जा रहे हैं और अगर आप लेट हो जाएं तो आप ये थोड़ी कहोगे कि आज तो बहुत धूप पड़ रही थी इसलिए धूप मेरे ऊपर बैठ गई और इतना वजन हो गया कि मुझसे चला नहीं गया। तो उसमें वेट नहीं है, मास में लाइट में मास हम कंसीडर नहीं करते। तो उसका फॉर्मूला है सी अपॉन न्यू। लेकिन जो मार्कर है, मार्कर जब आप थ्रो कर रहे हैं, मैं इसको कुछ देर के लिए मान लेता हूं कि ये वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसकी जब मैं वेवलेंथ निकालूंगा तो उसकी वेवलेंथ में मास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका अपना मास है। इसलिए मैं इस फॉर्मूले को यूज करके वेवलेंथ नहीं निकालूंगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कोई मैटर थोड़ी ना है। तो मैटर की वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला किसने बताया? डी ब्रोगली ने बताया। और वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इज इक्वल टू क्या होता है भैया? बच्चे को पता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सबको पता है, इज इक्वल टू mc स्क्वायर होता है। और अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई थी, E इज इक्वल टू क्या होता है? h न्यू होता है। E इज इक्वल टू क्या होता है? h न्यू होता है। दोनों एनर्जी है,
तो दोनों एनर्जी को मैं बराबर रख सकता हूं, mc स्क्वायर को मैं h न्यू के इक्वल रख सकता हूं। और अभी आपको मैंने बताया था न्यू की जगह मैं क्या रख सकता हूं, c अपॉन लैम्डा रख सकता हूं। ठीक है, तो इस c से ये c कैंसिल हो जाएगा, नीचे आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं इस इक्वेशन को अब आगे बढ़ाकर ले जाता हूं। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू हो गया h अपॉन mc, h अपॉन mc। लेकिन मेरा मार्कर जो मैं फेंकूंगा वो स्पीड ऑफ लाइट से तो चलेगा नहीं, तो यहां मैं इस c को रिप्लेस कर दूंगा उसकी अपनी खुद की वेलोसिटी से। c को मैंने रिप्लेस कर दिया क्योंकि वो मार्कर है भैया, 3 × 10⁸ से थोड़ी ना चल जाएगा ये जो आपके सामने फॉर्मूला आ गया जिसमें h प्लैंक कांस्टेंट है, v वेलोसिटी है, मार्कर कितनी स्पीड से जा रहा है, और ये मार्कर का मास है। बट ये मास जो है ये ध्यान रखेंगे ये आपने किस में लेना है, किलोग्राम में लेना है। तो मास इन किलोग्राम एंड वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, ये बन जाता है आपका मोमेंटम। क्या बन जाता है, मोमेंटम। तो एक फॉर्मूला आपका ये भी हो जाता है। अब बात आती है उस क्वेश्चन पे, इसमें बहुत सारे आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है ना, आप मास निकाल सकते हो, आप वेवलेंथ निकाल सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस तरह के आएंगे। अब बात आई आप, मैं, कार या मार्कर, ये ऐसे क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि बच्चों इनमें मास है, और अगर किसी का मास ज्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या आएगी, वेवलेंथ कम आएगी, और वेवलेंथ इतनी कम आती है कि हमें ऐसा लगता है स्ट्रेट जा रहा है। इसके अंदर माइनस में आती है। अगर आप यहां पर रख के देखेंगे मास की वैल्यू किलोग्राम में रखना है, सपोज करो इसका मास इस टाइम 20 ग्राम है, मान लेता हूं मार्कर कितने वेट का है, 20 ग्राम का है, ठीक है, और ये 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो वेवलेंथ निकालते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू h होता है प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन, ठीक है ना, मास कितना बताया मैंने, 20 ग्राम का बताया, यानी कि 10⁻³ किलोग्राम, किलोग्राम हो गया ना, इनटू वेलोसिटी मैंने मान ली 20 मीटर पर सेकंड है। अब आप ये देखो ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 34 में से ये हो गया 400, ये हो गया कितना 400 इंटू 10⁻³ 6.626 इंटू 10⁻34, ये 2 जीरो भी, चलो 2 जीरो से मैंने ये कट कर दिया तो -1 बचा, ठीक है ना, ये कितना बचा, -1 बचा। अब आप मुझे एक बात बता दो, 4 कितने टाइम जाएगा ये, 1.6 समथिंग आएगा ये, 16 4 जा 64 इंटू, अब जरा देखना -1 ऊपर चला गया, सॉरी ये 34 था, तो पावर रहेगी 10⁻³ आप बताना वेवलेंथ कितनी आ रही है, 1.6 इंटू 10⁻³ ये क्या कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, -33 है बच्चों, मतलब आपको 1 से पहले 32 जीरो लगाने पड़ेंगे तब जाके वेवलेंथ है, तो और वो भी मीटर में, तो ये कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, इसलिए मार्कर जो है आपको स्ट्रेट जाता हुआ दिखता है, बॉल स्ट्रेट दिखती है, आप और मैं स्ट्रेट जाते हुए दिखते हैं। और ये यानी कि ये जो थ्योरी एप्लीकेबल है, फिर किस पे एप्लीकेबल है, जब हम पे और आप पे एप्लीकेबल नहीं है तो किस तरह के मैटर पे एप्लीकेबल है, ये है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, उन पे ये बढ़िया काम करेगी। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालोगे तो पक्का सही आएगी, अच्छी खासी आएगी, बात समझ में आएगी नहीं है। तो आपसे एग्जामिनर सिग्निफिकेंस पूछता है आपका टीचर, तो आप बताओ कि डेली लाइफ में डी ब्रोगली इक्वेशन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इट वर्क्स ऑन द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्योंकि उनका मास बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, तो -31 नीचे है, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा -31, और ये 34 है, तो देखो एकदम से आंसर क्या आया, बहुत ज्यादा आ गया। इसलिए जो डी ब्रोगली इक्वेशन है, यानी कि डुअल नेचर ऑफ मैटर का जो कंसेप्ट है, इट वर्क्स ओनली ऑन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम एंड मॉलिक्यूल, देयर इज नो सिग्निफिकेंस इन आवर डेली लाइफ। तो उम्मीद है आपको डी ब्रोगली इक्वेशन जो है आपको समझ में आई होगी। थैंक यू। और कल हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।